वेलकम एवरीवन टू दिस वीक। और इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो हम आगे बढ़ते हैं तो क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करें, है ना। ये जो पहला लेक्चर है इसमें मैंने थोड़े बेसिक्स की बात की है। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग बोर्स मॉडल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये इस लेक्चर का प्लान है, ठीक है। और हम थोड़ा सा बोर्ड्स मॉडल को डिटेल में एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक्स, यानी कि जितने आप 12th में पढ़ते हो या उससे थोड़े ज़्यादा, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर जो टॉपिक्स उसमें बच जाते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे कि पार्टिकल इन अ बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर, डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड रोटर, इन सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर, ठीक। तो बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे इसके चार्ज दिए गए हैं। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। रिलेटिव चार्ज मतलब कि हम अगर एब्सोल्यूट चार्ज देखें तो ये होता है कूलम्ब में, लेकिन अगर रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे +1 और इलेक्ट्रॉन पे -1। मास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का -31 के ऑर्डर का, 10⁻31 के ऑर्डर का है। प्रोटॉन का -27 के ऑर्डर का, 10⁻27 के ऑर्डर का। और न्यूट्रॉन का 10⁻27 के ऑर्डर का। और इन सभी मास को आप यू में भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, 0.00054 यू, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है नियरली सेम होता है यू में, 1.007 एंड 1.008 रेस्पेक्टिवली। और अप्रॉक्स मास हम अगर यू में लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का 0 लिखते हैं, प्रोटॉन का 1 लिखते हैं और न्यूट्रॉन का भी 1 लिखते हैं। तो ये बात हो गई सबएटॉमिक पार्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप डिनोट करते हो तो हम उसके एटॉमिक नंबर से उसको जानते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है उस एलिमेंट का, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। किसी भी एलिमेंट के किसी एटम के न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स को आप जेड से दिखाते हो, न्यूट्रॉन्स को मान लो मैंने एन से दिखाया यहाँ पे। तो मास नंबर अगर ए है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन। और अगर हम कोई एलिमेंट एक्स लिखते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है जेड और यहाँ मास नंबर लिखा जाता है ए, है ना। और ये रिलेशन ए इक्वल टू जेड प्लस एन पे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो जैसे कि ये वाले, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, 111, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। दिस इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स मैंने ले लिए हैं। देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6 6 6, और मास नंबर इसका अलग हो गया। यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। उसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, और दूसरे का मास नंबर 37 है। हर आइसोटोप की अपनी रिलेटिव अबंडेंस होती है और उन अबंडेंस के बेसिस पे आप एटॉमिक वेट निकालते हो किसी भी एलिमेंट का। ये वाला काम आप पहले भी असाइनमेंट्स में कर चुके हो। नेक्स्ट चीज देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। जैसे यहाँ मास नंबर 14 है, यहाँ मास नंबर 14 है, तो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है।
तो ये C14 है, लेकिन ये N14 है। तो आइसोटोप सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन आइसोटोप डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब हम थोड़ा बात करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पिक्चराइज किया है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखो जो आपको रेड लाइन में दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों ही वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में, रेडिएशन के प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ना। तो तीनों चीज आपस में परपेंडिकुलर है। ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है और ये इधर, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। These are time varying electric field and time varying magnetic field and this constitutes electromagnetic radiation, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहला रहा है। अब रेडिएशन को हम अगर रेडिएशन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो हमें कुछ टर्म्स यूज करना पड़ता है। एक हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एक हो गया वेवलेंथ और एक हो गया वेव नंबर। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर में आप देखोगे वेव नंबर का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज हो रहा है, वेव नंबर काफ़ी यूज होता है, ये भी जानना जरूरी है। फिर अगला हो गया स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि किसी एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं एक सेकेंड में, कितने फुल वेव्स पास कर रहे हैं एक सेकेंड में, तो वो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। और उसका वेवलेंथ क्या हो गया, तो वेवलेंथ हो गया कि कितने फुल वेव्स हैं यूनिट लेंथ में, दैट इज वेवलेंथ, है ना। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में एक रिलेशन है और वो है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। देखो तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज और पर सेकेंड, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का, मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये c का यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड का ना। और वेव नंबर जो होता है वो होता है 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अब कुछ जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं उनके बारे में आप जान लो। लैम्डा को जनरली आप देखोगे क्वेश्चंस में नैनोमीटर में लिखा रहता है या एंगस्ट्रॉम में लिखा रहता है या मीटर में लिखा रहता है इन जनरल, जो ऐसा यूनिट है आपकी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज ही हमेशा देखने को मिलती है, इसमें सफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा जैसे कि किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, इस तरह से, बट स्टिल दैट इज हर्ट्ज। एंड वेव नंबर की यूनिट आप देखना कॉमनली जो है ना सेंटीमीटर इनवर्स यूज की जाती है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप किसी वेव के, किसी रेडिएशन के जब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की स्टडी करोगे तो हम उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और वो कैरेक्टराइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। यहाँ पे पहला क्या है, गामा रेज जिसकी सबसे एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी रेज, और यहाँ पे आपको दिख रहा है विजिबल रीजन जिसको यहाँ पे मैग्नीफाई भी कर दिया गया है। और विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक वेरी करता है। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है तो वो 750 नैनोमीटर की तरफ है, और वायलेट की सबसे कम होती है तो 400 नैनोमीटर के पास है इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो और एंगस्ट्रॉम में इसको ऐसे लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, और यहाँ पे लिखा गया है नैनोमीटर में। तो यही दो यूनिट्स कॉमनली यूज्ड हैं वेवलेंथ के लिए, तो आप इनका ध्यान रखो। और फिर आप देखो पहले गामा रेज एनर्जी के बेसिस पे ये ऐसे डिसेंड कर रहा है। पहले गामा रेज सबसे हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होता है, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, देन आईआर, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। और ये सारे के सारे रीजन जो है ना रेडियो वेव्स के हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये एफएम रेडियो वेव्स,
देन लॉन्ग रेडियो वेव्स, इस तरीके से। देखो, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है ना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में काफ़ी यूज़ होता है। एक्सरे से आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह का पता लगाते हो। यूवी रेज़ जो है, यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फ़ॉर्म करता है, यूवी और विज़िबल रेंज। देन आईआर का अपना इम्पोर्टेंस है। इसकी वजह से भी एक अलग स्पेसिफिक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन माइक्रोवेव जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर्मेशन करता है। इसके वजह से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। देन रेडियो वेव्स जो कि आपके एनएमआर वगैरह में यूज़ होता है ना? तो हाँ, इतना भी काफ़ी है आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट। तो प्लैंक ने फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम E is equal to h nu, where h की वैल्यू is 6.626 into the power minus 34 जूल सेकेंड। अब न्यू को आप चेंज कर सकते हो c बाय लैम्डा से, तो ये एच सी बाय लैम्डा भी हो गया, इज इक्वल टू, एंड 1/λ क्या होता है, न्यू बार और वेव नंबर। सो दिस इज एच सी न्यू बार। अब देखो, तो 1/λ को न्यू बार क्यों लिखा गया? क्योंकि देखो 1/λ जो है ना, वेवलेंथ तो हमें पहले से पता है, वेवलेंथ ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो ये वेव नंबर क्यों फिर लाया गया? ठीक है, तो देखो आप 1/λ जो है ना एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। आप अगर देखो तो 1/λ एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। तो आप 1/λ का स्पेशल सिंबल दे दो जो है वेव नंबर न्यू बार, तो इससे आप सीधे एनर्जी निकाल सकते हो एससी से मल्टीप्लाई करके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप देखना इसको। वन आइंस्टीन एनर्जी कही जाती है किसको? वन आइंस्टीन एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, and that is equal to Avogadro constant into Planck's constant into nu, where nu is the radiation frequency of the radiation, और that can be written as c by lambda। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स डेवलप किया। फोटोन की एनर्जी क्या हो गई, इज इक्वल टू एच न्यू। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, और प्लैंक्स के रिलेशन को यूज करके आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकली, और इन्हीं के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। सो होता क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि लाइट इंसिडेंट करती है किसी मेटल सरफेस पे, है ना, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस पे। देन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं और उसको हम किसी डिटेक्टर पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, और ये वैक्यूम चैम्बर में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, क्योंकि इस ये वायर देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये वायर यहाँ ख़त्म हो रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कभी यहाँ से यहाँ कंडक्ट हो नहीं सकते। तो ये सर्किट क्या है, ये अपने आप में ये ब्रेक है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। बट जैसे ही आप एक सुटेबल वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं और ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो आपको यहाँ पे करंट देखने को मिलता है मीटर में। तो अब इसको एक्सप्लेन किया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस, उसको एक्सटेंड करके आइंस्टाइन के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो एच न्यू है। ये पहले क्या करेगी, देखो हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड, अपना एक वर्क फंक्शन होता है। कहने का मतलब कि उससे आप इलेक्ट्रॉन से रिजेक्ट कराना चाहते हो, तो आपको एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो कहलाता है वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल, है ना। तो पहले वो फोटोन की एनर्जी क्या करेगी, वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगी, है ना, और फिर जो बची एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में कंज्यूम हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे होता है। तो वही आइंस्टाइन ने लिखा था यहाँ पे इक्वेशन में, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर,
और यहाँ ये वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो इम्पार्ट हो सकती है इलेक्ट्रॉन को, वो यहाँ पे ली गई है। सो दिस इज इंसिडेंट एनर्जी, दिस इज वर्क फंक्शन, और यहाँ पे जो न्यू नॉट है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सके। तो क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मूले पे आते हैं फोटो इफेक्ट के, और ज़्यादा इसे आपके पूछा नहीं जाता है केमिस्ट्री के एग्जाम्स में। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये वाला टर्म ना। तो इतनी थ्योरी काफ़ी, बाकी क्वेश्चंस में आपको पढ़ना होगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या दिया दे रखा है। जनरली कभी कई मैथ्स पूछ लेते हैं, कई वर्क फंक्शन पूछ लेते हैं। और आपको यहाँ पे यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना होगा, जो कि ये एक एनर्जी का यूनिट है। देखो तीनों टर्म्स हैं एनर्जी के टर्म्स हैं, एच न्यू भी एनर्जी का टर्म है, एच न्यू नॉट भी एनर्जी का टर्म है, और हाफ एम बी स्क्वायर भी एनर्जी का टर्म है। एनर्जी के टर्म्स में कई बार एनर्जी की यूनिट जूल में दे रखी रहती है, कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होता है। तो ये जो है ना, इसका आप ख्याल रखना कि क्या दे रखा है, ये बहुत क्रुशियल होता है क्वेश्चन करने के टाइम पे। प्रॉब्लम्स के थ्रू आप सीख ही रहे हो कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को एक दूसरे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस कॉन्सेप्ट का आइडिया डी ब्रॉगली, और इसको हम डी ब्रॉय पढ़ते हैं ओरिजिनली, तो डी ब्रॉय ने दिया था। एंड ही सेड दैट द रेडिएशन पोसेस बोथ वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। देखो वेव कैरेक्टर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। वेव कैरेक्टर से हम क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सभी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको हम लाइट के वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइजेंस ने किया था। बट जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो आपको दिखता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा। तो इन ऑब्जर्वेशंस पे डी ब्रॉय ने प्रपोज किया कि रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। एंड ही अराइव्ड एट रिलेशन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी और एच बाई एम भी। और ये इसका सिंपल सा डेरिवेशन भी है, बट दैट इज नॉट नीडेड हियर। अब आप जब जब ये कॉन्सेप्ट आया, तो इसको जो है ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी को डी ब्रॉय ने ना सिर्फ रेडिएशन के लिए बल्कि इन जनरल मैटर के लिए भी एक्सटेंड किया, कि अगर रेडिएशन का अगर वेव कैरेक्टर डुअल कैरेक्टर होता है, तो मैटर का भी डुअल कैरेक्टर होगा। मैटर भी कभी पार्टिकल कैरेक्टर दिखाएगा और कभी वो वेव कैरेक्टर दिखाएगा। तो उसको आप अगर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करो, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव कैरेक्टर भी प्रोसेस करता है, और जो कि आज एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है। जैसे जब देखो इलेक्ट्रॉन्स को आप डिटेक्ट करते हो डिटेक्टर में, तो जेड एन एस की स्क्रीन लगी होती है, तो वहाँ पे देखो सिंटिलेशन होता है, जहाँ पे ये हिट करता है वहाँ पे ये सिंटिलेशन होता है। तो ये शो कर रहा है कि ये पार्टिकल कैरेक्टर भी शो कर रहा है ना। बट उसी से एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रोसेस वेव कैरेक्टर, और इसको हम लोगों ने ना एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया था। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी पोटेंशियल v से एक्सेलरेट करो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ v उसकी वेलोसिटी है। ये भी और ये भी अलग है, इसको v को थोड़ा सा, ये भी और ये भी अलग है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई की गई थी, यानी v। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी निकाल लो वोल्टेज अप्लाइड के टर्म में। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, √2 VE/m। एंड तो आप उसको यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी में, तो ये आपको मिल जाएगा h/√2 VE/m। देन इसमें आप अगर सारे वैल्यूज पुट करो, ई के, एच, एम के और एच के, तो ये कुछ ऐसा अपीयर होता है 1.226/√b नैनोमीटर। तो लैम्डा यहाँ से आप नैनोमीटर में निकाल सकते हो, आप इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस दिख जाते हैं एग्जाम में, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस।
देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है, सेम लाइक द वेव पार्टिकल डुअलिटी, एंड दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. So it says that it is impossible to determine exact position and momentum of an electron simultaneously. अगर आप एक साथ मेजर करो, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करते हो एग्जैक्टली, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आपका इरेडियंस होगा, और अगर आप मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर करते हो तो पोजीशन इरेडियंस होगा. ये मेजरमेंट का फ्लॉ नहीं है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. तो और ये एक्सप्रेशन जो है इस पे अराइव किए हाइजेनबर्ग, एंड दिस इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स. रिमेंबर दिस पी एक्स, कि जिस डायरेक्शन में आप पोजीशन को मेजर कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंटम मेजर करने जाओगे तो आपको उसमें एरर आएगा, एंड दैट एरर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों एरर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच बाई फोर पाई, एंड मिनिमम कितना होगा, एच बाई फोर पाई. इससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डेल्टा, यहाँ से आप जो है डेल्टा एक्स, डेल्टा वी एक्स भी निकाल सकते हो. तो यहाँ पे एम को यहाँ पे भेज दोगे तो ये हो जाएगा एच बाई फोर पाई एम. ठीक है, इस तरीके से. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का? तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस ये है कि इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अब आगे मैं बताऊंगा बोर्स मॉडल में, तो वहाँ पे डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज थी इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से. तो इसको वो रूल आउट कर देता है, कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिनेट ट्रेजेक्टरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बता ही नहीं सकते. तो जब एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ही नहीं पता है, तो आप किसी भी पार्टिकल का ट्राजेक्टरी आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. सो देन वी नीड टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और अ पार्टिकल, दैट वी विल सी इन द कमिंग टाइम, इन द कमिंग लेक्चर. अब सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं. ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, जहाँ मैंने कुछ बेसिक्स को आपका रिफ्रेश करा दिया. ये आप हमेशा इन सब बातों को दिमाग में रखना, एंड रिमेंबर कि आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट का बड़ा ध्यान रखना आप, जब भी आप कोई फार्मूला पढ़ो, कोई भी डेटा देखो क्वेश्चन में, तो आप उसमें यूनिट का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज दैट में चेंज योर आंसर. एंड इवन दो यू नो व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू अराइव एट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन, इफ यू आर मिसिंग ऑन यूनिट्स देन यू आर मिसिंग ऑन ऑल द थिंग्स. और इससे क्या होता है, एग्जाम में टाइम भी वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा. एक बार आपने गलत यूनिट्स पुट करके जो है मतलब यूनिट का ध्यान नहीं रखा, और एक बार रिजल्ट निकाला, फिर आप देख रहे हो कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, फिर जा रहे हो आप सॉल्व करने के लिए, तो आप एक ही क्वेश्चन पे ऐसे 5 से 10 मिनट लगा दोगे इस तरीके से. So always try to make a habit of using the units appropriately. That is very demanding and very what say very important skill that you should have. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी, एटॉमिक मॉडल्स. तो देखो, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. प्लम फ्लडिंग मॉडल था थॉमसन का. Thomson was the one to discover the electron, and he proposed a model of atom, that is कि ये पॉजिटिव स्फेयर है, ये पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से. तो ये एक बेसिक आइडिया था थॉमसन का, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का कैसा होता है, जिसको रदरफोर्ड ने फिर इम्प्रोवाइज किया. उसको थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया. बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल के पीछे एक एक्सपेरिमेंट था, इसको कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उसने अल्फा पार्टिकल्स लिया. व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम 2+. हीलियम के हीलियम को डबली आयोनाइज कर दो, तो उस पार्टिकल को जब हम एक उसके नैरो बीम को जब हम गोल्ड फॉइल से, वेरी थिन गोल्ड फॉइल से पास कराते हैं, तो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल की. दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. कुछ पार्टिकल्स, हर पार्टिकल अलग अलग तरीके से स्कैटर कर रहा है, अलग अलग एंगल पे स्कैटर कर रहा है. और कुछ पार्टिकल्स जो हैं, जैसे आप नीचे वाले फिगर में देखो, अल्फा पार्टिकल का बीम जा रहा है,
और ये गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है, तो कुछ पार्टिकल्स अपने लाइन पे पास कर जा रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिकल्स अपने लाइन पे देखो पास कर जा रहे हैं। देखो सी दिस मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है अपनी ट्राजेक्टरी पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स डेविएट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल जैसे 1 in 1000 10,000 वो अपने पाथ से सीधे रिवर्स बैक कर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं अपने ठीक पार्ट से, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जा रही है उनकी। So this suggests that most of the atom inside the uh, most of the space inside the atom is empty, क्योंकि तभी तो पार्टिकल्स, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पास कर जा रहे हैं अगर एटम से, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड एन एटम। और कुछ पार्टिकल थाउजेंड्स में से एक दो पार्टिकल ऐसे हैं जो एक दो अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो रिवर्स बैक कर जा रहे हैं अपने पाथ पे। इट मीन्स दे आर इनकाउंटरिंग सम काइंड ऑफ वेरी डेंस चार्ज, रिपल्सिव चार्ज। सो उस रिपल्सिव चार्ज की वजह से वो अपने पाथ पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से रदरफोर्ड को आइडिया ऑफ न्यूक्लियस मिला। उन्होंने प्रपोज किया कि the positive charge inside an atom is concentrated at a very tiny in a very tiny sphere, and that is nucleus। और ज़्यादातर एटम्स के जो स्पेस जो होता है ज़्यादातर एटम में वो एम्प्टी होता है, और सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, वो न्यूक्लियस कहलाता है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया दैट रदरफोर्ड गेव, और फिर उसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूम रिवॉल्व कर रहे हैं किसी न्यूक्लियस को। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे क्या था कि न्यूक्लियस और ये पॉजिटिव स्फीयर और इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे थॉमसन मॉडल में, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। बट रदरफोर्ड के मॉडल से क्या डिस्टिंक्शन आई कि उसने न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चीज़ों को अलग कर दिया। मतलब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात पता चला कि वहाँ न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट पहले पता नहीं था। देन ज़्यादातर स्पेस जो है एम्प्टी है, और यहाँ से आइडिया ऑफ न्यूक्लियस मिला। और यहाँ पे एक और कैलकुलेशन होती है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और वहाँ से हम जो है ना न्यूक्लियाई का साइज भी डिटरमाइन करते हैं। और न्यूक्लियाई का साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और ये अल्फा पार्टिकल के स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट से है, इसकी मैथमेटिक्स भी है, द फिजिक्स बिहाइंड इट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी है इस स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, जो फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री एग्जाम जल्दी वो कभी लिखा नहीं गया है। सो दैट इज़ द वन थिंग। एंड उसी से आता है ये न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का है ना। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं, इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, क्वेश्चंस सारे बोर्ड मॉडल से आते हैं। तो अब हम जो है बोर्ड्स मॉडल को पढ़ेंगे। इट वाज अ काइंड ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम, बिकॉज बोर्ड्स ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया था यहाँ पे, है ना। तो पहला तो उसने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर है, और एक और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट स्टडी एग्जिस्ट कर रही थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एग्जिस्ट कर रही थी, वो थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो इन दोनों के वजह से जो है ना बोर्ड्स मॉडल डेवलप हो पाया। तो बेसिकली बोर्ड ने क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए थे। तो देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ना, मैंने ये एनसीईआरटी से ये स्निप लिया है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, दो तरीके के स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक होती है एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो आपके पास मान लो एक सैंपल है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन मान लो हो गया, या कोई भी ऐसा हो गया, उसको हम पहले एक्साइट कर देते हैं, मतलब उसको मैंने मान लो कि फायर लगा दिया, है ना, या हीट कर दिया, तो वो सैंपल एक्साइट हो गया। अब वो सैंपल जब डी एक्साइट होता है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है। इस रेडिएशन को हमने प्रिज्म से पास करा के डिटेक्टर पर डिटेक्ट किया, तो आपको इस तरह से लाइंस मिलती हैं, डार्क पैचेस मिलते हैं, और वहाँ पे कुछ ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एक और होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है कि हम किसी सैंपल से, जो सैंपल अपने नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है,
इससे हम क्या करते हैं, वाइट लाइट पास करते हैं। ये देखो, ये वाइट लाइट का सोर्स है। ये वाइट लाइट जो है पास हो रही है इस सैंपल से, और फिर इस लाइट ये लाइट जो सैंपल से निकलते हुए जब आती है, तो इसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं। तो आपको मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लाइन्स गायब हो जाते हैं और बाकी सैंपल जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाता है बाकी। तो जो लाइन्स यहाँ पे डिसअपियर हुए, वही लाइन्स यहाँ पे इमिशन वाले में अपीयर हो रहे थे। सो इन सभी ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लोग लगा रहे थे, एंड देन बोर अराइव्ड एट a picture of atom that can explain why these wavelengths are observed, why these lines are observed, why here absorption में ऐसा क्यों हो रहा है, emission में ऐसा क्यों हो रहा है, all these things. तो ये ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा काम आएगा कि एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं कि हम वाइट लाइट पास कराते हैं ग्राउंड स्टेट सैंपल से। देन सैंपल क्या करता है, उस वाइट लाइट से कुछ चीज़ों को, कुछ एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और बाकी को एज इट इज पास आउट कर देगा। तो वो हम डिटेक्टर पर डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सैंपल को अगर आप हीट करो, एक्साइट करो, और उससे जो एनर्जी निकल रही है, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, उसको अगर आप देखो, तो वो आपको इमिशन स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, so this is the difference between emission spectrum and absorption spectrum. Remember the difference. Then let us study about the Bohr's model. So Bohr's model of atom is based on classical laws of physics. First thing, assured is quantum mechanical model. Why? Uh, because of the quantization principle used in deriving all the results. तो उसके बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स आप देखो, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 1, 2 लिखे होते हैं, तो उसमें मत जाओ। बेसिकली बोर्ड्स थ्योरी कहती क्या है, उसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो पहला पॉइंट बोर्ड्स थ्योरी का है कि एटम कंटेन्स टू पार्ट्स, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो और न्यूक्लियस आपको पता चल गया था कि रदरफोर्ड से कि न्यूक्लियस जो है सेंटर में लाई करता है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। देन बोर्ड प्रपोज्ड दैट electrons revolve in closed circular orbits. Now, second point कि इन्फानाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड होंगे। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे और बढ़ाते चले जा सकते हो ना। बट आउट ऑफ दिस इन्फानाइट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल का होता है। So how he arrived at his result, that is a matter of studying Bohr's theory deeply. But for time being, you recall that MVR, which is the angular momentum of any orbit. मान लो उस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, या कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, MVR, और वो n इंटू h/2 के मल्टीपल का होगा। So this is the one thing that Bohr proposed, और ये आप ध्यान रखना। Now move on to the next point. Energy of each stationary orbit is fixed and the distance of electron increases from the nucleus.
एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है फिक्स है, एंड दैट इज मान लो कि आप पहले ऑर्बिट के को आप उसकी एनर्जी ई के बता रहे हो, तो एनर्जी इस तरह से इंक्रीज करती है और जो इन्फिनाइट लेवल होगा उसकी एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो ये बोर्ड ने प्रपोज किया था कि एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की इंक्रीज करती है इस तरीके से, एनर्जी जो होती है ऑर्बिट्स की इंक्रीज करती है इस तरीके से। और किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा ना तो एनर्जी को लूज करेगा ना एनर्जी को गेन करेगा, नेदर लूज नेदर गेन एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स आपको मिलेंगे, है ना। ग्राउंड स्टेट, अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आया, ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी जो है ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तब वो एनर्जी एक्साइट करोगे या डी एक्साइट करोगे तो एनर्जी का चेंज आएगा, लूज और गेन होगा। तो वही नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया, पॉइंट नंबर 6 में, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट एंड बाय ऑब्जर्विंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दोगे, मान लो फोटोन के फॉर्म में दे रहे हो, तो वो इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके 1 से 2 लेवल में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है या 1 से 4 में जा सकता है, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हुआ है तो वो रिटर्न भी करेगा, रिटर्न करेगा तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्व किया था उसको रिलीज कर देता है, और वो एनर्जी जो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन वो फोटोन के फॉर्म में होता है। और उस फोटोन का जो वेवलेंथ वगैरह है आप इससे निकाल सकते हो कि जो मान लो कि I am facing problem in switching my pen here. I don't know what happened. So let us continue. तो अब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया तो एनर्जी अब्जॉर्ब किया, डी एक्साइट किया तो एनर्जी रिलीज किया फोटोन के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में कितना देर रुक सकता है, दैट इज द वन क्वेश्चन। तो वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो ये आप ध्यान रखना कि बहुत कम टाइम के लिए वो हायर ऑर्बिट्स में रुकता है। देन द लास्ट पॉइंट इज कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, अब देखो हमारे आपके पास क्या है, आपके पास न्यूक्लियस है और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक नेचर का होगा, तो वो होगा 1/4πε0 Ze²/r², दैट इज कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ ऑब्वियस सी बात है क्लासिकल लॉ है। और क्लासिकल लॉ ये भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा, एंड दैट इज mv²/r, जो सर्कुलर ऑर्बिट उसको बनाए रखती है। ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड रहेंगे। और ये इक्वेशन आपको उसी के लिए एप्लीकेबल है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे कि आपका हो गया H, He+, Li2+, Be3+ एंड B4+। इन सब में देखो आपको जेड चेंज करेगा बट इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। सो दीज आर ऑल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब बोर्ड थ्योरी के बेसिस पे कुछ हम कैलकुलेशंस निकालते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज, फर्स्ट थिंग इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। सो दैट इज 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। आप ये वैल्यू नहीं भी याद रखो ना, बट आपको जो है ना, ऐसे तो याद होना चाहिए, बट आपको ये वर्ड जरूर याद होना चाहिए कि रेडियस n² पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, और जेड पे डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली, मतलब इनवर्सली।
नॉट इनडायरेक्टली, दैट इज इनवर्सली। सो आप ये ध्यान रखना कि आर एन प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड के। ये कैसे आता है? ये सिंपल बोर्ड थ्योरी से आ जाता है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इनके यूज से आप जो है ना, आप ये डिराइव कर सकते हो ये रिजल्ट आर एन का। And similarly Vn is equal to, that is the velocity in nth orbit, velocity of electron in nth orbit, that is 2.18 into the power 6 into z upon z by n मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो Vn है देखो, वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना इस बात का। और En जो है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वो होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट्स का भी ख्याल रखना, यहाँ पे यूनिट देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यहाँ पे यूनिट जो है देखो मीटर पर सेकंड में Vn का है, और यहाँ रेडियस का यूनिट एंगस्ट्रॉम में है। मैंने वही यूनिट लिखा है जो जनरली यूज होता है क्वेश्चंस में जो दिया रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एनर्जी का थोड़ा डीपर स्टडी करते हैं। इनमें क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे मोटे, कभी वो हीलियम और बेरिलियम कंपेयर करने को दे देंगे, या फिर लिथियम और हाइड्रोजन कंपेयर करने को दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आते रहते हैं। अब हम एनर्जी की स्टडी करते हैं थोड़ा डीपर लेवल पे। तो देखो एनर्जी क्या है, जेड स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, और फिर एन स्क्वायर पे। तो एनर्जी जो है ई एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, जेड इक्वल टू वन पुट कर दोगे, या हाइड्रोजन एटम्स के लिए मान लो हम स्टडी करते हैं तो जेड स्क्वायर हम सिंपली इसको रखते हैं। तो एन की क्या वैल्यू पॉसिबल है, एन की वैल्यू पॉसिबल है 1 2 इस तरीके से। तो देखो एन की वैल्यू 1 पुट करने पे ई वन क्या आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पुट करने पे आप इसको देखो, ई एन को 4 से डिवाइड कर देना, तो दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ई थ्री इज इक्वल टू -1.51 एंड सो ऑन। इससे आप ये ऑब्जर्व करो कि देखो एन जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, तो डिफरेंस जो हो रहा है दो कंसेक्यूटिव लेवल्स का, ये जो है आपका डिक्रीज कर रहा है ना। मतलब आगे के ऑर्बिट जो होंगे बहुत ज़्यादा क्लोजर होंगे एनर्जी के टर्म में, और इन्फिनाइट जो लेवल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ना, अब एक्साइटेशन और आयनाइजेशन क्या होता है, देखो अगर आपने मान लो कोई फोटोन इंसिडेंट कराया किसी एटम पे, तो एटम एक्साइट कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर ऑर्बिट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकता है, एंड देन ट्रांजिशन करके वो लोअर ऑर्बिट्स में आ जाता है। बट आयनाइजेशन क्या होता है, अब देखो ट्रांजिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 2 में चला गया, सॉरी 2 से 1 में गया, वो सॉरी 1 से 2 में गया, तो कितनी एनर्जी उसको ऑब्जर्व हुई, उसने एब्जॉर्ब करी थी, वही ई टू माइनस ई वन। अब देखो आपने यहाँ पे टेबल बना लिया था इसका, सारे एनर्जी लेवल्स का, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव का, तो दोनों को माइनस करो आप, तो आपको मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो अगर आप इस एनर्जी का फोटोन अगर इंसिडेंट कराते हो, तो आपका ये वाला ट्रांजिशन होगा, इस एनर्जी का कराते हो तो ये वाला ट्रांजिशन होगा, है ना। ऐसा आप देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते। अब ये याद रखने वाली बात है कि अगर कोई फोटोन बीम हाइड्रोजन एटम्स पर इंसिडेंट होता है, और उस फोटोन बीम की एनर्जी जो है किसी भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल से मैच नहीं करती है। जैसे मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो किसी भी दो लेवल का एनर्जी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया मैंने। तो अगर इस एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वाला ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है कि अगर आप उसी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे तभी वो एब्जॉर्प्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तब वो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, और वो बीम जो है ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन। अगर मान लो कि N1 जो है ग्राउंड स्टेट आपका है, और वहां से आपने इलेक्ट्रॉन को N2 में पहुंचा दिया, और N2 जो है इनफिनाइट है ना, तब हम कहते हैं कि आयनाइजेशन हुआ है। होगा क्या कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव कर दो, तो वो आयनाइजेशन कहलाता है। ठीक है,
और इन्फिनाइट लेवल पे आपको पता है एनर्जी जो होता है इन्फिनाइट लेवल का क्या होता है, ज़ीरो होता है, सबसे ज़्यादा होता है मतलब ज़ीरो। तो अगर आपको एनर्जी एनर्जी निकाले तो कैसे निकालोगे, डेल्टा ई एन टू इन्फिनाइट, दिस इज इक्वल टू ई इन्फिनाइट माइनस ई एन, एंड दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, यहाँ माइनस साइन बस नहीं है, दैट इज द एनर्जी एनर्जी। नाउ व्हाट इज द लाइन स्पेक्ट्रा। अब हम लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जो कि एक स्पेक्ट्रम, एक ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, जिसको लोग थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट बोर्ड वाज द वन टू एक्सप्लेन इट करेक्टली। तो उसमें क्या हुआ कि आप जो है डेल्टा ई के बारे में आप देखो, डेल्टा ई के बारे में आपने पढ़ा था कि दो लेवल अगर आपके पास है एन वन एन टू, तो उसके बीच एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, है ना। देन डेल्टा ई जो होगा वो एच न्यू या एस सी बाई लेमडा के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि आप फोटोन से ये ट्रांजिशन कराते हो, ऑब्जर्व कराओ या एब्जॉर्व कराओ या फिर डी एक्साइट कराओ। तो ये जो है ना, आप इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, देन दिस इज विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप यहाँ से 1 बाई लेमडा निकाल सकते हो, दैट इज वेव नंबर, और 13.6 बाई एच सी जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। तो एनर्जी वाले फार्मूले से आप स्पेक्ट्रम के लिए फार्मूला निकाल सकते हो कि कौन सा लाइन, कौन सा वेवलेंथ आपको, कौन सा वेव नंबर आपको ऑब्जर्व होगा। और एक शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, डेल्टा ई और लेमडा के बीच इनर एक रिलेशन है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 12431 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अगर आपका डेल्टा ई मान लो कि पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि आपको ऑब्वियसली ऑब्वियसली पता चल जाएगा यहाँ वाले डेटा से, ये वाले डेटा से, तो आप इससे डेल्टा ई निकाल के यहाँ पे आप अगर पुट कर दोगे डेल्टा ई की जगह, देन आप लेमडा यहाँ से एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हो, या लेमडा पता है तो आप डेल्टा ई निकाल सकते हो, वाइस और वाइस वर्सा। और यूनिट्स बस ध्यान रखना, ये एंगस्ट्रॉम में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फार्मूला यूज होता है जो स्पेक्ट्रम के लिए, वो ये वाला है, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। और आर की यूनिट्स आप देख लेना कि क्या होगी। देन अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस एमिट होते हैं अगर डी एक्साइटेशन होता है किसी एक्साइटेड एटम का। तो मान लो कि एक गैस है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स या आयंस होंगे, और सब में एक्साइटेशन अलग लेवल पे होगी, और जब वो वापस आएंगे तो अलग अलग वो लेवल पॉसिबल पाथ्स के थ्रू वो डी एक्साइट होंगे। सो विल ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन होती है मान लो एन वन में एन टू से, तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस कितनी मिलेगी, एन टू माइनस एन वन, अब इंटू एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट में बताओ कितने लाइन ट्रांजिशन हो रहा है तो कितने लाइन्स ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ क्या होगा, एन टू जो है मान लो कि एन है, ये देखो ये वाला फार्मूला जो था एन टू माइनस एन वन वाला, ये किसी दो लेवल के बीच के कितने लाइन्स आपको मिलेंगी उसके लिए। और ये वाला जो फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये इसी फार्मूले, सॉरी, ये इसी फार्मूले से आपको मिलता है, ऊपर वाले फार्मूले से। उसमें क्या करेंगे, हम एन टू इक्वल टू एन पुट कर देंगे, और एन वन इक्वल टू वन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करानी है, तो ये पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, जिसको हम एन सी टू भी कहते हैं, ठीक। सो दिस इज द वन थिंग। और फिर बोर्ड थ्योरी फेल हो गई थी उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस की वजह से। तो फेल्योर में हम क्या पढ़ते हैं बोर्ड थ्योरी के, लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड थ्योरी, दैट इज द टॉपिक, क्या है, लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड थ्योरी। तो बोर्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है, पहला तो ये स्पेक्ट्रम में ही इसने
स्टार्क इफेक्ट और जीवान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज द वन। आप ये देख लेना कि ये दोनों इफेक्ट क्या है। और फिर ये जो मॉडल है, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकाउंट नहीं करता है। ठीक है। और क्या है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। देखो, लॉज का वायोलेशन हो सकता है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एटॉमिक लेवल पे वो सक्सेसफुल नहीं है, तो लॉज के वायोलेशंस होते हैं। बट प्रिंसिपल्स आर नेवर वायोलेटेड, लाइक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट ट्रुथ। तो उसी तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कभी वायलेट आप नहीं कर सकते। दैट इज द वन थिंग। देन और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये मैनी इलेक्ट्रॉन एटम पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजनिक स्पीशीज के लिए तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था सब कुछ, है ना। बट मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स में वो फेल कर सकता था। एंड देन वी विल सी कि इसके बाद क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसे आया, एंड क्या क्या उसमें चीज़ें हुई। तो इतना बेसिक्स है, इतने में ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। एंड इतना सफिशिएंट है आपको क्वेश्चंस कराने के लिए, बस कॉन्फिडेंट रहना आप। ठीक है। तो बाकी आपके स्किल्स हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे इस नोट्स को यूज करना है। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ कुछ रिवाइज हो गई होंगी इस लेक्चर से। देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।